साहित्य को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है मावा स्टूडियोज़ में। ऐसे में लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है और साहित्य से, लिटरेचर से, या मैं कहूँ तो राइटिंग की इंडस्ट्री से जितने भी मेहमान हैं हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। ऐसे ही अभी हमारे साथ वंदना मिश्रा जी मौजूद हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आप 24/7 चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैम यही कि कब सोचा कि राइटिंग इंडस्ट्री में आना है, लिटरेचर में आना है या साहित्य से जुड़ना है आपको? देखिए, पहले अपना नाम बता दूं, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र जी। और जहाँ तक लेखन का सवाल है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत ही साहित्यिक अभिरुचि वाली महिला थी। मेरे पिताजी भी लेखक थे और लेखक होने के साथ साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और समाज को दिशा देने, दिशा प्रणेता के रूप में थे। किसान भी थे और जो सामाजिक दायित्व उनके ऊपर थे, बड़े ही मानवीय दृष्टिकोण से वो सारा काम काज संभालते थे। और हम लोगों को भी एक नैतिक मूल्यों का, आदर्शों का जो पाठ पढ़ाया है, कहीं ना कहीं वो बीज हम लोगों के मन में अंकुरित होता गया। तो मेरी तो पहली रचना जो है, मैं लगभग 9वीं पढ़ती थी। एक पोस्ट कार्ड में मैंने गुलाब करके एक शीर्षक से रचना साप्ताहिक हिंदुस्तान चला करते थे उस समय, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भेज दी थी। नेहरू जी को गुलाब का फूल लगाए हुए देखा था, उस पर से मेरे मन में जो भाव आए होंगे, जो पंक्तियां मेरे मन में 4 पंक्तियां जो आई होंगी, वो मैंने लिख के उस समय भेज दिया। हालांकि वो पोस्ट कार्ड या वो पत्र मुझे पास अब उपलब्ध नहीं है, काफ़ी पहले की बात है। और इसके पश्चात मेरा तो लेखन निरंतर कुछ ना कुछ मैं लिखती रही और लिख के जहाँ तहाँ लिखा और वहीं छोड़ दिया। फिर स्कूली पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं निकली, संपादन भी किया। तत्पश्चात विवाह हुआ, शादी हुई, तो उस समय लेखन कर्म को थोड़ा सा ऐसा माना जाता था, अरे लेखक है, तो मैंने लिख के मैं छुपा के रख देती थी। मेरे पतिदेव ने जब देखा कि ये कुछ लिखती है, तो मैं लिख रही थी कि दे रहा दस्तक द्वार पर, दे रहा दस्तक द्वार झोंका हवा का, मैं रचाई पड़ी हूँ कुछ दिवा से स्वप्न, दे रहा दस्तक झोंका हवा का। उन्होंने देखा कि यार बड़ी बढ़िया सी पंक्तियाँ लग रही हैं, कुछ क्या बात है। तो उस समय चूँकि शादी हुई थी, प्रेम भी अंकुरित था, युवा अवस्था भी थी, तो उन्होंने देखा तो मुझे एक कॉपी ला के दे दी कि भाई तुम लिखती हो तो लिखा करो, ये तो अच्छी बात है। और फिर उन्होंने ये दे दिया कि नहीं, आपको तो रोज़ लिखना ही है, मैं शाम को आके एक कविता देखूँगा। तो मैंने कहा लिखना क्या है, मैं कोशिश करती रही, तो रोज़ कुछ लिखती रही। और लेखन मेरा तो अनवरत 82 से तो मेरा अनवरत प्रकाशन होता रहा। और यह प्रकाशन दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नई साक्षात्कार, मधुमती, यार देश की जितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, मुझे लगता है 2000 से ऊपर मेरी रचनाएं प्रकाशित होंगी। और हर दिन अभी भी निरंतर है कि किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरा लगभग छपता ही रहता है। अब सवाल ये है कि पुस्तकों के प्रकाशन का था। मैं शिक्षा विभाग में थी और शिक्षा विभाग में होने के नाते, जो कि मैं लेखक भी थी और शिक्षा विभाग थी और मानवीय दृष्टिकोण भी था, तो मुझे बहुत सारे दायित्व उसमें सौंप दिए जाते थे, जैसे विभागीय पत्रिकाओं का संपादन करना, शिक्षा की स्मारिकाओं का संपादन करना, किसी कार्यक्रम का संयोजन करना, उनका संपादन करना, उसका संचालन करना, ये सारे दायित्व मेरे ऊपर थे। तो वहाँ भी मेरा साहित्यिक जगत कहीं ना कहीं अंकुरित रहा और मेरा जो लेखन था वो भी अनवरत चलता रहा। सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको पुस्तकाकार बनाना शुरू किया। तो इस तरह से मेरा 21 में रिटायरमेंट हुआ और तब से अब तक मेरी 10 पुस्तकें आ चुकी हैं और लगभग 10 पुस्तकों का मैटर अभी मेरे पास जो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, कहीं रफ कॉपीज में पड़ा हुआ है, कहीं दिमाग में पड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मेरे दिमाग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और मुझे स्थिति ऐसी बनती थी, हर हाल में लिखना ही पड़ता था। बेचारों को अंधड़ इतना ज़्यादा आता था कि मैं कुछ भी उठा के कागज उसमें लिखना जो शुरू करती थी तो लिख के फिर पटक दे, लिख गया और वो रख दिया, फिर क्या होगा उसका वो बाद में देखा जाएगा। तो ये मेरा कुशल प्रबंधन जो मेरे पतिदेव का है कि वो उनको संभाल के रख देते थे। और आज भी लगभग 25 साल पुराना साहित्य भी मेरे पास जो रफ लिखा हुआ उसको मैं आज भी शेयर करती हूँ, इसी मोबाइल पर कभी टाइप करके, कभी कंप्यूटर पर टाइप करके, और इस तरह से मेरा लेखन जारी है। अब ये 3 पुस्तकें जो आपके सामने दिख रही हैं, चलो उजालों की ओर, अभी इनका तो कहना चाहिए विमोचन भी नहीं हुआ है। ये गड़ई भर चाय, गड़ई शब्द जो है बुंदेली का देशज शब्द है जिसको लोटा कहते हैं, और गांव की महिलाएं इस लोटे भर चाय पी करके दिन भर अपने पूर्ण ताकत के साथ पूरा काम करती रहती थी। तो इसका मूल शीर्षक जो दिया, इसके अंदर एक कहानी है, गड़ई, ये कहानी संग्रह है और ये बाल कविता संग्रह है। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि बाल कविता संग्रह कुल इसमें 6 भाग हैं और इन 6 भागों में बटी हुई है पुस्तक। आमतौर पर जो लेखक रहते हैं इसकी 6 पुस्तकें बना सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पुस्तक ऐसी होना चाहिए, एक दमदार पुस्तक जाना चाहिए। तो ये मेरी दूसरा पुस्तक है, तीसरा बाल कविता संग्रह है। और ये जो है सिया राम, एक लंबी कविता है,
और इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो हमारी नई पीढ़ी, आप जैसे लोग जो हैं, इतना समय आपके पास नहीं कि पूरा जीवन व्रत या पूरी रामचरितमानस या पूरा वाल्मीकि रामायण आप पढ़ सकें, उसको समझ सकें। तो संक्षिप्त रूप में राम हमारे जीवन का आधार है, राम इस लोक जीवन का पर्याय है। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम घर परिवार का एक आदर्श पुरुष है, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श बहन है, आदर्श बहन के भाई हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं। तो उस आदर्श को निरूपित करने के लिए, जीवन मूल्यों को जागृत करने के उद्देश्य से एक लंबी कविता है कि एक बैठक में बच्चे इसको पढ़ सकें। और संक्षिप्त रामायण इसमें है, जो पूरे रामचरित की या राम की जीवनी का जो वृत्तांत है वो इसमें समझाने की कोशिश की गई है। जैसे मैम आपने संक्षिप्त रामायण की बात करी थी आपके अंदर से, तो अभी हाल ही में एक फिल्म आती है आदि पुरुष, उसमें भी यही ट्राई किया गया था कि संक्षिप्त में आने वाली जनरेशन को समझाया जाए कि रामायण थी क्या। तो आप उस तरीके को जैसे उन्होंने समझाया किस हद तक बेहतर मानते हैं, क्योंकि आपने भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। क्षमा चाहती हूँ, मैंने उस तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की। हाँ जी हाँ, बस संक्षिप्त में। लेकिन आदि पुरुष में जो बात कही गई, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मेरे बच्चे इतने उदंड नहीं, जिस तरह से भाषा को उसमें इस्तेमाल किया गया था, जिस भाषा को रूपायित किया गया था और जिस रूप में दिखाया, हमारी आंखों में तो जो राम है वो पीताम्बरधारी दिखाई देते हैं, एक साफ सुंदर सॉफ्ट सोम रूप उनका दिखाई देता है। उनको जिस रूप में आदि पुरुष के रूप में, एक जंगली मानव के रूप में आपने जो दिखा दिया है, मुझे वो उचित प्रतीत नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हमारी उस ध्वंस को, उस प्रतिबिंब को तोड़ा जाए, क्योंकि हम जो जिस जीवन को दे रहे हैं, जिसे हमें जीवन मिल रहा है, राम तो इस भारत का पर्याय है। उस राम को अगर इस रूप में हम निरूपित करेंगे, विद्रूप रूप में देंगे, तो मुझे तो उचित नहीं लगता कि वो, उसमें काफ़ी संशोधन की आवश्यकता थी। बल्कि वो फिल्म जब आई थी तो उसी समय प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। बाद में उसमें चेंजेस करे भी, भले चेंजेस किया, लेकिन वो शब्दावली भी ठीक नहीं है, वो वातावरण भी ठीक नहीं है, वो वेशभूषा भी ठीक नहीं है। मतलब एक उपन्यास में, एक कहानी में, एक पुस्तक में जो मूल चीज़ तत्व होना चाहिए, उपन्यास के, कहानी के या फिल्म के जो तत्व होना चाहिए, कि पात्र होना चाहिए, कथानक, तो कथानक तो उसमें है, लेकिन कथानक का भी विद्रूप का रूप कर दिया आपने, वेशभूषा उसका भी विद्रूप कर दिया, चरित्र चित्रण राम सीता का साधारण नायक नायिका जैसे गाते हुए घूम रहे हैं, उसको भी विद्रूप रूप आपने किया। खलनायक को भी विद्रूप जैसा दिया है। खलनायक भी रावण जैसा नहीं रहा। रावण हमारा 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण में केवल एक ही चीज़ ऐसी थी जो दुर्गुणकारी थी, कि उसकी तामसी वृत्ति थी। उससे बड़ा विद्वान दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ, उससे बड़ा राजनीतिक दुनिया में नहीं है, उससे बड़ा सांस्कृतिक व्यक्ति दुनिया में नहीं है, उससे विद्वान जिसको 4 वेद कंठस्थ थे, सारी शक्तियाँ उसके हाथ में थी। कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड, तीनों लोग उसके ताकत से बंधा हुआ था। इतना शक्तिशाली, इतना विद्वान, उस व्यक्ति के लिए आपने किस रूप में निरूपित किया है? एक काला कौआ सा बनाकर भेज रहे हैं आप, गिद्ध जैसा बन। तो मुझे तो लगता है पात्र की दृष्टि से भी उचित नहीं है, वो वातावरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, वेशभूषा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। और जो देश काल परिस्थिति है, तो देश काल परिस्थिति भी उस तरह की नहीं थी। त्रेतायुग का जितना भी चित्रण आज तक हमने अपनी लाइफ में देखा है, आप लोग इस उम्र में बड़ी हूँ, अपनी लाइफ में देखा है, सुना है, समझा है, परखा है, उसमें राम एक बड़े सौम्य, बड़े सहज व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उसमें मैं उसको उचित नहीं समझती। तो क्षमा चाहती हूँ अगर उस विषय में, अगर उससे आप लोगों का ज़्यादा जुड़ाव हो। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। हाँ, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं उस विद्रूपता पर रोक लगाई जाना चाहिए थी। हम नई जनरेशन को, नई आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी को तो हमें ऐसा देना चाहिए, हमारा विश्व बंधुत्व वाला देश है, या विश्व गुरु वाला देश है, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखना पर हम विश्वास रखते हैं। हमारी संस्कृति सारे संसार की संस्कृति देती है, हमारे सारा संसार हमारी ओर देख रहा है। जहाँ कहते हैं कि ईरान मिस्र रोमा मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। हमारे पास कुछ हस्ती तो है, कुछ चीज़ तो हमारे पास है, और वो जो चीज़ है वो है भारतीय जीवन मूल, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, जो हमें जीवन देती हैं, दिशा देती है। हर घर में एक राम का रूप चाहती है, हर माँ चाहती है हमारा बेटा राम हो, हर पत्नी चाहती है कि हमारा पति, भले ही राम का कई इसमें प्रतिरोध आते हैं कि राम को पत्नी को त्याग दिया, लेकिन क्या उसमें सहमति थी सीता जी की? अगर लोग कहते वो भी गलत है, सीता की सहमति नहीं होती राम उसे कभी नहीं त्यागते, तो वो चीज़ भी गलत दिखाई जाती है। तो इस स्थिति को हमें समझना होगा, उस बात को हमें परखना होगा, और आगे जो भी फिल्म तैयार करते हैं उनसे भी हमारा विशेष अनुरोध है कि हमारी परंपराओं को विद्रूप रूप ना दें, हमारी परिस्थितियों को विद्रूप ना दें, जब तक कि उसकी पूर्ण रूप से तह में नहीं जाते। आप कितनी तह में गए होंगे, आपने कितनी रामायण पढ़ी होगी, सारी रामायण आप कोई बिठा लीजिए, तमिल से उठा लीजिए, बंगाली उठा लीजिए, महर्षि वाल्मीकि उठा लीजिए, तुलसीदास कृत रामायण उठा लीजिए, हमारी धारावाहिक जो आया था रामचरितमानस का,
रामायण करके सीरियल आता था काफ़ी पहले। कौन था उसका वो, मुझे इस समय विस्मृत में जा रहा। तो उसमें भी राम का बड़ा सुंदर, आज भी रामायण घर घर में देखी जाती है। आप खोल दीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, रामायण का जो रूप आएगा, आप सब लोग बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठकर उसको देखने लगेंगे। मतलब ऐसी स्थिति बनती थी कि घर घर में ताले जैसे जड़ जाते थे, दरवाजे खुले छोड़ करके लोग, जिसके घर में टीवी हुआ करता था उस समय, वहाँ जाके बैठते थे और पूरी भीड़ वहाँ आराम से देखती थी। हाँ, अरुण गोविल वाली जो रामायण आती थी, ऐसी तल्लीनता से देखते थे कि, और उसकी उनकी आरती उतारते थे, टीवी की आरती उतारते थे लोग। अभी भी ये स्थिति बीच में आया था एक प्रसंग कि श्रीलंका में कहाँ गए अरुण गोविल जी, तो लोग चरणों में गिर गए। मतलब ये धारणा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर के कोने में छिपी हुई, मुझे भी लगता था राम का रूप है, तो राम का अंश दिखाई देता है हमें लगता है आदि पुरुष के राम में किसी को भी वह राम का अंश दिखाई नहीं दिया जो हमारे जीवन से, जीवन मूल्यों से, हमारी परंपराओं से, हमारे सनातन परंपरा से, भारतीय सनातन परंपरा में जो राम आए हैं उन राम का वह रूप हमें नहीं दिखाई दिया। इसलिए मुझे आदि पुरुष जो है पसंद नहीं आई। मैं आज की जनरेशन की भी बोलूं तो जिसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक मिनट, इस पुस्तक का अगर आप कहते हैं तो इसको आप संक्षिप्त पढ़ लेंगे तो बहुत लंबी कविता है और बहुत ही साम्य रूप से उस पूरा राम का जो जीवन वृत्तांत दिया है कि कहाँ से उनका जन्म हुआ, कौन माता थी, कौन पत्नी थी, कहाँ विवाह हुआ, कैसे वनवास गए, सारा वृत्तांत इसमें दिया हुआ है। बहुत ही पठनीय पुस्तक है। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो पढ़ेंगे तो हर घर में, आज भी जिन घरों में ये गई है तो लगभग उठा के पूजा स्थल पर ही रखी गई है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही पठनीय है। ये मैं साफ कर दूं कि आज की जनरेशन को भी पसंद नहीं आई। जिस जनरेशन के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनको भी कहीं ना कहीं हद तक उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। बिल्कुल। पर अब मैं टेक्नैलिटी पर जाऊँ तो, अच्छा, टेक्नैलिटी से पहले मैं अब रामायण की बात चल रही थी तो उसी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। लाइक मैं जब पढ़ रहा था रामायण के बारे में तो मैंने कुछ अलग और स्टेट्स की रामायण के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि हर जगह भारत में क्या होता है, कोस कोस पर वाणी बदले, तो हर चेंजेस आते रहते हैं। तो हर जगह ना मैंने रामायण में कुछ चेंजेस देखे। जैसे अगर मैं जैन रामायण जब मैंने पढ़ी वहाँ पे, तो जैन रामायण में क्या है कि राम हिंसक नहीं थे, इस वजह से उन्होंने रावण को मारा नहीं। उनका कहना था कि लक्ष्मण ने रावण को मारा। एक रामायण जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ये आता है कि सीता जी ने रावण का वध किया। तो हर जगह मैंने देखा कि कुछ अलग अलग धारणाएं सबकी अलग अलग बनी हुई हैं, सबके अलग अलग मतलब निकले हुए हैं। तो अब जो आने वाली जनरेशन है वो किस चीज़ को लेकर चले, या किस चीज़ को सच मानकर चले, या किस चीज़ को रियलिटी मानकर चले इन चीज़ों में? देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि और रामायण जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं जैन रामायण की, तो ये चूँकि यह हमने भी इस उनको उठाया सिया रामायण, तो हमारा आधार क्या था? वाल्मीकि रामायण। रामचरितमानस जो उठाया उसका आधार भी वाल्मीकि रामायण है। उस रामायण, चूंकि हम और आप उस समय के साक्षी नहीं हैं, लेकिन हमारे वेद पुराण उपनिषद जो हमारे पास लिपिबद्ध साहित्य है, हमारी सनातन की जो परंपरा है, वही हमारा साक्ष्य है। हम उसी को मान के चल रहे हैं। वो इतना प्रेरक है और इतना विश्वसनीय है कि हमें हर एक चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं, यह चीज़ ही ज़्यादा उचित है और इसको ही हमें मानना होगा। तो रामचरितमानस तो हमें लगता है घर घर के, आपके घर में भी होगी, आपके घर में, घर घर के पूजा घर में पड़ी हुई है। मुझे ध्यान है कि बचपन में मेरी माँ कहती थी कि आपको बहुत अच्छी हिंदी सीखना है तो आप रामचरितमानस रोज़ पढ़िए, 2 दोहा रोज़ पढ़िए उसके। तो रामचरितमानस ही एक ऐसा आधार है कि जिसको लेकर के हम सारी भ्रांतियाँ तोड़ सकते हैं। बाकी इसको लेकर के थोड़े से लेखक ने अपने अपने विचार उसमें रखे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और आधार को हम मानते हैं। रामचरितमानस हमारा आधार है। दृश्य छवि के माध्यम से जो हमारे पास, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने निर्माता निर्देशक कौन थे, आप लोगों को ध्यान होगा, रामानंद सागर जी। बिल्कुल, रामानंद सागर जी की जो धारावाहिक है रामायण, उसको तो घर घर में पैठ जमा लिए, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके ना तो कोई संवाद को तोड़ा जा सकता है, ना उसके प्रभाव को तोड़ा जा सकता है। और कथानक तो हमारा वही परंपरागत कथानक, कोई कथानक उन्होंने भी अलग से नहीं लिया है, और ना कथानक जिन्होंने थोड़े से चेपक लेकर के किया है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं भ्रामक स्थितियाँ बन रही हैं। वहाँ पर हम करोड़ों रुपए लगाकर अभी जो बनाई गई वो उसको नहीं अभी भी पार, उसके आसपास वो हमारी विचारधारा उसको नहीं छू सकती। चलिए मैम, जाने का वक्त है। अब जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारे रीडर्स को जो लिटरेचर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बिल्कुल, तो मेरा तो कहना है कि आप बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप मनन करेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास विचारों की कौंध होगी, और जो विचार आपके मन में आते हैं पॉजिटिवली, आप देखिए वही बात जो आप कर रहे हैं कि
जो रामानंद सागर जी की रामायण है और अभी आदि पुरुष जो बनाया गया है, तो रामानंद जी का प्रभाव है, तो हम ऐसा लिखें कि हमारा प्रभाव समाज में छाया रहे। तो आप पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए, जो चीज़ आपको लगती है कि नहीं इसको नहीं डाइजेस्ट करना चाहिए तो उसको बिल्कुल नकारने की कोशिश कीजिए, अपनी बात हिम्मत के साथ रखिए और पूरी बात रखिए और अधिक से अधिक सोच पॉजिटिव रखें। आपका गिलास जब भरा होगा, आपके विचार जब भरे होंगे, आपको समाज को दृष्टि दे। एक छोटी सी बात और यहाँ रखना चाहूँगी कि तुलसीदास जी के समय ही अकबर था, अकबर औरंगजेब था। औरंगजेब का शासन क्या था? मूर्तियां तोड़ो, संसार भ्रष्ट करो, मंदिर तोड़े, ये करे। लेकिन और भी राइटर थे और भी सारे प्रशंसाएं कर रहे थे, लेकिन तुलसीदास ने क्या लिखा जो समाज को दिशा दे सका। तो समाज को दिशा देने का काम करो, कितनी विध्वंसक स्थिति क्यों ना हो, आप याद किए जाएंगे। और ऐसा कोई काम करिए समाज में, भले छोटे से छोटा हो। मानव जीवन लेकर हम आए तो हमारी स्मृतियाँ यहाँ पर रहें, कुछ ना कुछ काम हमें करना चाहिए। अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक विचार करें, मनन करें और उसको दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ हमने साहित्य के साथ में रामायण की बात करी, महाभारत की बात करी, लिटरेचर की बात करी और कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस वजह से उनकी बात सामने आ ही जाती है। ऐसे आगे आपको और भी मेहमानों से मिलवाएंगे। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।